नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में अब तक हुए वायु परिवहन के विकास को समझेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसके अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी हैं। सबसे पहले हम हवाई परिवहन के इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो बात 17 दिसंबर 1903 की है। अमेरिका में दो भाई थे जिनको राइट ब्रदर्स कहते हैं, और विले राइट एंड विल्बर राइट, इन दोनों की ये तस्वीरें हैं। इन्होंने सबसे पहला जो पावर कंट्रोल्ड हवाई जहाज था वो चलाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्टेट है नॉर्थ कैरोलिना, उसमें किल डेविल हिल एक जगह है, वहां पर ये हवाई जहाज सबसे पहले उड़ाया गया था। पहले प्रयास में ये हवाई जहाज 12 सेकंड तक उड़ा था। उसने 36 मीटर की दूरी तय की थी। उस दिन कई सारे प्रयास किए गए थे, उसमें से सबसे बेस्ट प्रयास जो था वो 59 सेकंड तक वो फ्लाइट उड़ी थी और 256 मीटर की दूरी उसने तय की थी। ये घटना इस जगह की है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना। और इस नॉर्थ कैरोलिना में बिल्कुल अटलांटिक ओशन के तट पर एक ऐसी छोटा सा लैंड पोर्शन स्तंभ भाग है, दोनों तरफ पानी है। तो यहाँ इस पतली पट्टी पर ये हवाई जहाज उड़ाया गया था ताकि अगर कोई क्रैश लैंडिंग वगैरह होती तो पानी पे हो। और यहीं पर राइट ब्रदर्स नेशनल मेमोरियल भी बना हुआ है। जो पहला फ्लाइट उड़ाई गई थी वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जिसे राइट ब्रदर्स ने उड़ाया। उसके बाद दुनिया में इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी और वर्तमान में बहुत इसका विकास हुआ है और दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसका विकास किया है। भारत में अगर हम इसके इतिहास पर चर्चा करें तो 18 फरवरी 1911 इलाहाबाद और नैनी के बीच में सबसे पहली फ्लाइट उड़ाई गई थी जिसने डाक को इधर से उधर ले जाने का काम किया था। अ, इसके जो पायलट थे उनका नाम था हेनरी पिकेट। ये फ्रांसीसी थे और इन्होंने ये फ्लाइट सबसे पहले उड़ाई थी जो कि इलाहाबाद और नैनी, यहाँ बीच में ये यमुना नदी है, इधर इलाहाबाद और इधर नैनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्लाइट को उड़ा के लेके आए थे। 6500 डाक थी इस पूरे बैग में और इसको ये इधर उधर लेके गए थे हेनरी पिकेट। तो भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसने हवाई जहाज का सबसे पहला इस्तेमाल डाक इधर उधर पहुंचाने के लिए किया था। उसका मतलब हम कह सकते हैं कमर्शियल यूज किया था इसने, ऐसा पहला देश बना ये। और डाक के लिए जो डाक सेवा शुरू की जाती है हवाई जहाज से, वैसा भी करने वाला ये पहला देश था विश्व में। 1911 से 2021 लगभग 110 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए 2021 में हमने 110 की वर्षगांठ भी मनाई थी। इसके बाद भारत में इसका जो अगला जो विकास है उस पर नजर अगर हम डालें तो 1912 के अंदर, यानी कि एक साल बाद ही, इंडियन स्टेट एयर सर्विसेज और इंपीरियल एयरवेज जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक एयरलाइन थी, उसने भारत से पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी थी जो कि दिल्ली, कराची और लंदन, इन इन शहरों को जोड़ते हुए ये फ्लाइट चली थी। तो इसको भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मानी जाती है, लेकिन ये कंपनी जो है वो यूनाइटेड किंगडम की थी। उसके बाद 1915 में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के बीच में हुई डाक सेवा शुरू की। 1920 के अंदर रॉयल एयरफोर्स नामक एक कंपनी आई, उसने भी ये डाक इधर उधर ले जाने की सेवा शुरू की जो कराची और बॉम्बे के बीच थी। 1924 आते आते कलकत्ता, इलाहाबाद और बॉम्बे के अंदर एयरपोर्ट बन चुके थे। 1927 तक डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन एंड एरो क्लब ऑफ इंडिया का गठन हो चुका था। याद रहे ये सारी चीजें अंग्रेजों के द्वारा की जा रही थी क्योंकि उस समय उन्हीं का शासन यहाँ पर था। उसके बाद एक और माइलस्टोन डेट आती है, वो है अक्टूबर 15 अक्टूबर 1932। यहाँ कराची से बॉम्बे, एक कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, उसके बीच में एक एयर फ्लाइट उड़ी जो अहमदाबाद होते हुए गई थी। और याद रहे ये जो एयरलाइन उड़ी थी वो JRD टाटा, आपने नाम जरूर सुना होगा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनको कहते हैं, JRD टाटा। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। तो इस कंपनी ने पहली बार ये हवाई जहाज इस तरफ उड़ाया था। इसीलिए जो JRD टाटा है इनको फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया कहा जाता है। तो ये जो फ्लाइट चली थी वो कराची और बॉम्बे के बीच चली थी। यहाँ एक और बात है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भारत की किसी कंपनी के द्वारा उड़ाई गई पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी, लेकिन याद रहे ये पहली नहीं थी। कारण ये है कि 1932 में कराची इंडिया का ही पोर्शन था, तो बाद में पाकिस्तान बना, तो इसको हम पहली भारत की किसी कंपनी द्वारा उड़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हम नहीं मान सकते। साथ ही 1933 से 35 तक तीन और कंपनियां आई जिसमें इंडियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयरवेज, मद्रास एयर टैक्सी सर्विस, इंडियन नेशनल एयरवेज
उसके बाद 1937 में इंडियन एविएशन एक्ट आया। 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना हुई बेंगलुरु के अंदर, जिसकी स्थापना वालचंद हीराचंद जी ने की थी। ये भारत के उद्योगपति थे। और बाद में आजादी के बाद भारत सरकार ने 1964 में इसी कंपनी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल के अंदर बदल दिया गया, जो आज तक भारत में वायुयान बनाने वाली एक ही कंपनी है। उसके बाद हम आगे की कहानी देखें तो 1945 में डेक्कन एयरवेज की स्थापना हुई और 1946 में टाटा एयरलाइंस जो थी उसने अपना नाम बदल कर दिया एयर इंडिया। यहां तक की कहानी आजादी के पहले की है। अब हम आजादी के बाद क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। तो ये जो 1946 में कंपनी टाटा एयरलाइंस उसने नाम एयर इंडिया कर दिया, तब से इसकी ये कंपनी एयर इंडिया के नाम से जानी जाने लगी। इस मैप में अगर आप ये लंदन, कराची, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, जो मैंने कुछ शहरों की यहाँ बात की, उन सारे शहरों की लोकेशन है ताकि आप समझ सकें कि किसके बीच में ये सारी उड़ानें हुई थी। अब 1946 के बाद हम चलते हैं 1948 में, जब हम आजाद हो चुके थे। और इस समय इस एयर इंडिया नामक जो कंपनी थी टाटा की, उसने मुंबई से लंदन वाया काहिरा और जिनेवा होते हुए एक इंटरनेशनल उड़ान भरी, जिसका नाम, उस उड़ान का नाम था, उस वायुयान का, मालाबार प्रिंसेस। तो ये भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत की किसी कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ाई गई, यानी कि पहली इंटरनेशनल फ्लाइट जो किसी भारतीय कंपनी के द्वारा उड़ाई गई थी, वो 1948 में उड़ाई गई थी मुंबई और लंदन के बीच में। उसके बाद 1948 के बाद एक्चुअली क्या हुआ, भारत आजाद हो गया था। कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां थी, वो एक तरह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, कुछ मारामारी जैसी स्थिति हो गई थी। तो भारत सरकार ने 1948 के अंदर ही एक कमेटी बैठाई और उस कमेटी ने सुझाव दिया कि नहीं, ये सारी प्राइवेट कंपनियों का हटा करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और सारा जो हवाई जहाज संबंधी काम है वो भारत सरकार को अपने अधीन कर लेना चाहिए। तो इस सुझाव पर अमल करते हुए 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट बनाया और ये भारत संसद द्वारा, और ये जितनी भी कंपनियां थी उनको सबको अपने अंडर में ले लिया और दो बड़ी कंपनियां बनाई। उसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। इस कंपनी को कार्य सौंपा गया भारत की जो घरेलू उड़ानें हैं और जो पड़ोसी देशों के साथ उड़ानें हैं उनको संचालन करने का। और एक दूसरी कंपनी बनाई एयर इंडिया इंटरनेशनल, और इसको दिया गया पड़ोसी देशों के अलावा जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनके संचालन का जिम्मा इस कंपनी को सौंप दिया गया। तो अब केवल दो ही कंपनियां बची। इसका मतलब ये है कि ये सारी जितनी भी कंपनियां थी प्राइवेट, जिसमें 8 कंपनियां उस समय काम कर रही थी, डेक्कन एयरवेज, एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइन, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर इंडिया और एयर सर्विस ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनियों को मिला दिया गया। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट चालू। उसके बाद में 1987 ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी BCAS बनाया गया, जो कि भारत के नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है। इसका जो काम है वो ये है कि अगर कोई भी एयरलाइन यात्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है तो उस पर नजर रखती है ये जो संस्था है। इसके बाद 1990 में भारत सरकार ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया और भारत में ओपन स्काई पॉलिसी, सबके लिए आकाश को खोल दिया गया, चाहे वो इंटरनेशनल हो या भारत की ही जो प्राइवेट कंपनियां हो, उसके लिए फिर से खोल दिया गया। यानी कि जो 1993 में एक्ट बनाकर जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो यहाँ से वापस खुल जाता है। तो ऐसे में फिर कई सारी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भारत में फिर जन्म लेती है। इसका बढ़िया उदाहरण है 1990 के अंदर ही ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस आ गई, जो कि 37 साल बाद पहली फिर भारत की प्राइवेट कंपनी बनी। साथ ही एक 1994 में एक्ट आया एयर कॉरपोरेशन, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट कहते हैं। और इसके बाद फिर बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत के अंदर, जिसमें जेट एयरवेज, एयर सहारा, मोदीलोक एयरलाइन, दमानिया एयरवेज, NEPC एयरलाइंस, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां फिर से आनी शुरू हो गई, जिसमें से ये प्रमुख थी। 1995 के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया, इसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद और करूंगा। 2005 में जो इंडियन एयरलाइंस है, इसका नाम फिर से बदल के, इसका जो ब्रांड नेम है वो बदल के इंडियन कर दिया गया। साथ ही 2007 में एक और नई कंपनी बना दी गई, जिसे हम NACL कहते हैं, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये दोनों जो कंपनियां हैं, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इंटरनेशनल, ये दोनों इसके अंदर मिला दी गई। 2007 के बाद 2010 में ही इसका नाम जो है फिर चेंज करके रख दिया एयर इंडिया लिमिटेड। और 2008 में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट भी आया। इसके बाद 2008 के अंदर ही एक और एक्ट आया, एक पॉलिसी आई, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008, ठीक है, 2008। इसके अंदर भारत में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है
कि जो वर्तमान में एयरपोर्ट बहुत ज्यादा व्यस्त है, बिजी है, उन पर भार कम करने के लिए उनके पास एक नया एयरपोर्ट बनाना जो बिल्कुल खुली जगह पर हो और ऐसी जगह पर बनाया जाए जो बिल्कुल खाली हो, अब तक उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया हो और ना ही वेजिटेशन उस पे हो, यानी कि एक तरह से खाली पड़ी हुई जमीन, तो वनस्पति को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। फिर ये इको फ्रेंडली एयरपोर्ट होंगे जो किसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे। और ऐसा करने से जो जो जिस एयरपोर्ट पर अभी ज्यादा वजन है वो वजन थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए इस तरह के जो एयरपोर्ट बनाए जाते हैं उनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। और भारत में ऐसे जो एयरपोर्ट है उनकी लिस्ट ये रही: मोपा इन गोवा, गोवा के अंदर; नवी मुंबई, शिरडी और सिंधु दुर्ग, ये महाराष्ट्र के अंदर; कालाबुरागी, बीजापुर, हसन और शिमोगा, ये कर्नाटक में; दातिया मध्य प्रदेश के अंदर; कुशीनगर और जेवर इन उत्तर प्रदेश। ये जेवर जो एयरपोर्ट है उसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि अगर बन के तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। धोलेरा और हिरासाग, ये गुजरात के अंदर; कराईकल पुडुचेरी के अंदर; इसी तरह से दागादर्ती, भोगापुरम और ओवाकल, ये आंध्र प्रदेश के अंदर; दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो इमेज है ये दुर्गापुर एयरपोर्ट की है। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड के अंदर बना एयरपोर्ट है जो कंप्लीट हो गया है 2015 के अंदर ही। प्योंगयांग, ये पोक्योंग, ये सिक्किम के अंदर; कुन्नूर केरला में और होलोंगिरी, होलोंगी, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया। इस तरह से ही अब जो आसमानी कलर से मैं आपको इसमें लिखे हैं जिनके नाम, वो सारे इंटरनेशनल है, इनमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इन सब में से 8 एयरपोर्ट हैं जो अभी काम करना शुरू हो चुके हैं: दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पोक्योंग, कुन्नार, कालाबुरागी, ओरावाकल, कुशीनगर, ये ऐसे हैं जो अब चालू हो चुके हैं। ये देखिए जेवर जो एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये अभी निर्माणाधीन है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 26 नवंबर 2021 को ही इसका शिलान्यास हुआ है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बिल्कुल नोएडा के पास एक गौतम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये बन रहा है। तो ये भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। यस, 2015 के अंदर एक और नई चीज भारत के अंदर आई, उसका नाम है गगन। इसको कहते हैं जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो 2015 में इजाद किया गया भारत में इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर। बेसिकली ये क्या है, एक नेविगेशनल सर्विस है जो कि इंडिया के ऊपर दी जाती है जिसको हम फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन कहते हैं। तो ये भारत के ऊपर जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं वो किस तरह से उड़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने का एक सिस्टम है जो कि भारत का अपना है। इससे 2015 से पहले हम विदेशों पर निर्भर रहते थे इन सब चीजों के लिए, लेकिन 2015 से भारत ने अपना खुद का ये सिस्टम इजाद कर लिया जिसका जो मास्टर सेंटर है वो बेंगलुरु में है। और इसके अलावा इसके 15 और रेफरेंस स्टेशन भी बनाए गए हैं। ये इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ये उनके लिस्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि आकाश तो बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान में अगर आकाश में ऊपर उड़ने की हम पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो ये तस्वीर है। अब आप देखिए कितनी फ्लाइट्स ऊपर उड़ रही है और इनको कंट्रोल करना होता है, नहीं तो दो फ्लाइट्स आसमान में ऊपर आसानी से टकरा जाएंगी। तो फ्लाइट्स कहाँ उड़ रही है, कितनी डिस्टेंस पर उड़ रही है, आमने सामने कोई फ्लाइट्स तो नहीं आ रही है। अगर सेम हाइट पर दो फ्लाइट उड़ रही हो तो नीचे से उनको कहा जाता है एक को थोड़ा ऊपर ले लिया जाए दूसरी को नीचे ले ले। ये सारा जो सिस्टम है इसको भारत ने इजाद किया 2015 में, अपना सिस्टम जिसको गगन नाम दिया गया है। तो वर्तमान में भारत का अपना सिस्टम है। 1916 में सॉरी 2016 में नेशनल एविएशन सिविल एविएशन पॉलिसी, जिसको हम राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति कहते हैं, ये नीति आई जो आजादी के बाद भारत में पहली नीति है। और इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो है बिल्कुल अफोर्डेबल, यानी कि सस्ती कीमत पर आम आदमी को हवाई जहाज में उड़ने की छूट देना। छूट तो क्या मतलब, ऐसी फैसिलिटी तैयार करना जिससे आम आदमी भी आसानी से इससे उड़ सके। और इसमें एक बात कही गई थी कि एक घंटा एक उड़ान के लगभग 2500 रुपए पर पैसेंजर होने चाहिए। ये एक टारगेट इसमें रखा गया था कि एयर फेयर इतना कम कर दिया जाए। तो इस तरह की पॉलिसी बनाकर ये 2016 में भारत के अंदर आई। और इसके कई सारे और उद्देश्य जैसे बिल्कुल सेफ और सिक्योर उड़ान जो है वो उपलब्ध कराना। इसके कुछ उद्देश्य जो रखे गए हैं उसमें से डोमेस्टिक टिकटिंग 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर 50 करोड़ करना। इंटरनेशनल टिकटिंग की बात है 2027 तक 20 करोड़ करना।
और अगर कार्गो की, सामान की इधर उधर लाने ले जाने की बात हो, 2027 तक 10 मिलियन टन बढ़ा देना, ये इसके उद्देश्य रखे गए थे और ये पॉलिसी भारत के अंदर अडॉप्ट की गई। उसी साल 2016 के अंदर ही एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आई जिसका नाम है उड़ान। ये जो उड़ान शब्द है उसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान जो शब्द बनाया गया वो इस तरह से बनाया गया और ये 2016 में। ये जो उड़ान 2016 और उसके 5 साल, अब तक जो 5 साल हो चुके हैं, उसमें क्या अचीवमेंट उसके अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखिए 2014 में भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे जो जिनका संचालन हो रहा था, वो बढ़कर अब 144 हो चुके हैं। इसी तरह से 1 करोड़ पैसेंजर पिछले 5 सालों में इस स्कीम के तहत लाभान्वित हुए हैं। 425 नए रूट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। 50 एयरपोर्ट, 58 एयरपोर्ट, 8 हेलीपोर्ट्स और 2 वाटर एरोड्रम भी इस स्कीम के तहत विकसित किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2021 में पहला जो फर्स्ट सी प्लेन सर्विस भारत में शुरू हुई, वो सी प्लेन सर्विस शुरू हुई थी साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में है, वहां से लेके केवड़िया में जो यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, वहां उनके बीच में ये जो सेवा शुरू हुई थी वो भी इसी उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुई थी। साथ ही भारत में 1000 नए रूट, 220 एयरपोर्ट को भी आपस में कनेक्ट करने की योजना है 2026 तक। तो इस पूरे प्लान का नाम है उड़ान और इसने बहुत तरक्की की है इस उड़ान स्कीम के तहत और भारत में बहुत ज्यादा विकास इसमें हुआ है। ये जो मैं आपको केवड़िया से लेकर रिवर फ्रंट तक बता रहा हूँ, ये इस तरह की ये ऐसे फ्लाइट होते हैं, पानी पे उतर जाते हैं, तो इसको हम सी प्लेन कहते हैं, जो भारत में पहली बार शुरू हुआ। यस, मैंने पीछे आपको एक संस्था के बारे में बताया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई कहते हैं। बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो 1972 में हुआ था, जब उसका नाम है द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IAAI कहते थे। 1986 में एक और स्थापना द नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बनाई गई और 1995, 1 अप्रैल 1995 को इन दोनों को जोड़कर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है। अब इसका काम क्या है? भारत के अंदर जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको क्रिएट करना, उनकी अपग्रेडिंग, उनका मेंटेनेंस, पूरा मैनेजमेंट जो है वो यही संस्था देखती है वर्तमान के अंदर। और अभी वर्तमान में भारत में हम देखें तो भारत में 144 एयरपोर्ट हैं पिछले साल के डेटा के हिसाब से, और अभी तक हम गिन लें तो ये जिसमें ग्रीनफील्ड वाले एयरपोर्ट भी हैं उन सबको गिन ले तो अभी लगभग 170 एयरपोर्ट भारत के अंदर बन चुके हैं। तो इन 144 के अंदर अगर हम देखें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 3 सिविल इनक्लेव है। सिविल इनक्लेव का मतलब है यहाँ पर मिलिट्री का सेटअप भी होता है और बाकी जो नागरिक उठते हैं वो सेटअप भी होता है। दोनों के सेटअप जहाँ होते हैं उनको सिविल इनक्लेव कहा जाता है। साथ ही 10 कस्टम एयरपोर्ट है जिसमें से 4 सिविल इनक्लेव है और 110 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसमें से 23 सिविल इनक्लेव है। तो इन सब का जो संचालन है वो ये एएआई ही करता है और वर्तमान में तो ये संख्या बढ़कर अभी 170 के आसपास हो गई है। साथ ही अगर हम पिछले साल के आंकड़ों पर ही जाएं तो पैसेंजर जो हैंडल हो रहे थे वो 16 करोड़ और कार्गो जो हैंडल हो रहा था सामान वो 909,000 मिलियन टन सामान इधर उधर आवाजाही उसकी हो रही थी। तो इतना बड़ा भारत का ये मार्केट है। अब अगर हम देखें तो ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, इसको आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो भारत में 144 एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है उसमें से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें से 4 सबसे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो भारत के चारों मेगा सिटीज में अवेलेबल हैं अभी। जिसमें से सबसे बड़ा जो हमारा एयरपोर्ट है भारत के अंदर उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। बेसिकली इस एयरपोर्ट की स्थापना सफदरजंग जंग के नाम से 1930 में ही हो गई थी। उसके बाद पालम का भी विकास हुआ, लेकिन 1986 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। ये भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जहां 88 यानी कि 88 विमान कंपनियां यहाँ लैंड करती है। एक दिन के अंदर औसतन 350 विमान यहाँ उतरते हैं और 350 ही विमान यहाँ से टेक ऑफ भी लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट ये भारत का माना जाता है। साथ ही दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के अंदर और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई के अंदर। यहाँ भी इसके 2 विंग है, एक जो घरेलू उड़ानों के लिए उसको कामराज कहते हैं और जो इंटरनेशनल उड़ान के लिए उसको अन्ना भी कहा जाता है, पर एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। अब आप देखिए भारत में ये जो 4 बड़े एयरपोर्ट है वो तो है ही है, इसके अलावा भारत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से साउथ की तरफ इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप देखिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
ये श्रीनगर में सिविल एनक्लेव वाला है, यहाँ पर इसकी लोकेशन यहाँ देखते रहिए। दूसरा जो है वो है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर के अंदर है। तीसरा जो है वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर आप देखिए। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये राजस्थान में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये लखनऊ में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोडाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद में। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर महाराष्ट्र में। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भुवनेश्वर के अंदर। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, ये GMR है वो एक व्यक्ति का नाम है, गांधी मल्लिकार्जुन राव। उनके नाम से एक पूरी कंपनी चलती है, उसका नाम है। बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है वो बूट प्रणाली यानी कि बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर, इसका बढ़िया उदाहरण है। इस पूरे एयरपोर्ट को पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था, लेकिन अब बूट प्रोसेस में आने के बाद इसमें 63% तो GMR का भाग है। इसी तरह से अगर हम AI का रोल देखें तो 13% है। तेलंगाना स्टेट का भी इसमें 13% रोल है। कहने का मतलब ये कि कई सारे लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। PPP मोड है ये भी, इसमें बूट प्रणाली का बढ़िया उदाहरण है। उसके अलावा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सिविल इनक्लेव भी है यहाँ गोवा में। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक के अंदर। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु में। कोझिकोड एयरपोर्ट कालीकट के अंदर। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में, ये भी PPP मॉडल पर बना भारत का पहला इंटरनेशनल मॉडल। PPP का मतलब है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें खुद से बना पहला एयरपोर्ट था ये। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये तमिलनाडु के अंदर है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सिविल इंक्लेव है। इस तरह से 4 और ये 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में भारत में काम कर रहे हैं। तो ये उनकी लिस्ट थी। ये देखिए भारत किस तरह से इंटरनेशनल जो हमारी उड़ानें हैं उसका संचालन होता है, उसका ये नक्शा है। भारत यहाँ पर है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों बड़े शहर, और यहाँ से दुनिया भर में हम किस तरह से उड़ानों को भरते हैं। वैसे भारत की जो ज्यादातर इंटरनेशनल उड़ानें हैं वो इन खाड़ी देशों के आसपास ज्यादा मूव करती है। अब यहाँ देखें शारजा की बात है, दुबई, आबू धाबी, दोहा, इधर कुवैत, यहाँ हम ज्यादा हमारी जो उड़ानें हैं इंटरनेशनल उड़ानें वो सारी मुंबई, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, अमृतसर देखेंगे सारी यहाँ ज्यादा होती है। तो इसके अलावा पूरी दुनिया में लगभग हमारे ये जो पूरी लिस्ट है वो भारत के 144 एयरपोर्ट्स की है। किसी को अगर देखना है तो ये देख सकता है, और इनको सबको नक्शे पर देखेंगे तो ये सारे इस तरह से दिखाई देते हैं, आप देखिए। और इन सारी जो भारत के अंदर जो रूट चलते हैं एयर के, ये इस तरह का पूरा एक जाल है जहाँ विभिन्न शहरों को आपस में जोड़ा गया। वर्तमान में भारत के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि वापस 1990 के बाद कई सारी प्राइवेट कंपनियां भारत के अंदर आई, तो उसमें से जो भारत की जो एयर इंडिया है वो तो 1935 से चली रही है भारत के अंदर, लेकिन 2022 में इसको भी वापस प्राइवेट हाथों में दे दिया। इसकी मैं बाद में बात कर रहा हूँ। भारत में दूसरी सहारा एयरलाइंस 1991 में आई। ये इसके इनके सबके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये किस वर्ष इनकी स्थापना हुई उसकी बात है। तो ये जो सहारा एयरलाइंस है वो 2000 में इसका नाम बदलकर एयर सहारा कर दिया गया, और उसके बाद 2007 में जेट एयरवेज ने इसका अधिग्रहण कर लिया। जेट एयरवेज की स्थापना 1993 में। एयर डेकन 2003 में बना था, लेकिन इसका 2007 में किंगफिशर ने अधिग्रहण कर लिया। किंगफिशर एयरलाइंस 2003 में आई थी, लेकिन 2012 में इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। स्पाइस जेट 2005 दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। गो फर्स्ट इसका नाम बाद में बदलकर गो, पहले ये गो एयर के नाम से जाना जाता था, अभी गो फर्स्ट कहलाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 2005, इंडिगो ये 2006 में, एयर एशिया 2014 में आई। एक विस्तारा सेवा शुरू हुई 2015 में, जो कि टाटा सन्स की और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट में इसको शुरू किया गया। और आकाश एयर ये 2022 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, अभी भी नई एयरलाइन भारत के अंदर आई। तो ये कुछ मेजर है। इसके अलावा भी कई छोटी कंपनियां हैं, कई रीजनल कंपनियां हैं, कई कार्गो कंपनियां भी इधर उधर हैं, कई हेलीकॉप्टर कंपनीज भी हैं भारत के अंदर। लेकिन ये कुछ मेजर कंपनियां हैं, और ये सारी एयरलाइंस आप लोगों ने देखी होगी जो मेजर है वर्तमान के अंदर। 2000 अप्रैल 2022 में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक नई स्कीम लॉन्च की, जो एयरपोर्ट के आसपास रहने वाली कम्युनिटी, जो कारीगर हैं, जो अच्छे कलाकार हैं, जो चीजों का निर्माण करते हैं, उनको अपनी चीजें बेचने की फैसिलिटी देने के लिए
ये अवसर नाम की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें एयरपोर्ट के आसपास, एयरपोर्ट के अंदर ही और जो जो लोकल कारीगर हैं उनको एक जगह दे दी जाती है, ताकि वो अपनी चीजों को वहां प्रदर्शित कर सके और बेच सके। तो उसका नाम रखा है उस स्कीम का अवसर, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह तर्ज पर काम करता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं भारतीय विमान प्राधिकरण में। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना की हम बात कर रहे थे कि अभी भारत में एयर इंडिया लिमिटेड काम कर रहा है। वो जो सरकारी कंपनी थी, वो 27 जनवरी 2022 को एक बार फिर उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। और इसको वापस जो खरीदा है वो टाटा ग्रुप ने ही खरीदा है। इसकी एक फर्म है जो है टेल के प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम से। तो उन्होंने इसको वापस खरीद लिया है 18,000 करोड़ रुपए में, जिसमें से 2700 करोड़ रुपए तो एडवांस दे दिए गए हैं, और लगभग 15,300 करोड़ रुपए जो है वो ये कर्ज है इनके ऊपर भारत सरकार का। तो ये वापस से टाटा ग्रुप ने, एक बोली लगी थी, इस बोली में सबसे हाईएस्ट बोली लगाकर खरीद लिया गया है। तो अभी जो एयर इंडिया है वो वापस टाटा ग्रुप के पास जा चुका है। इसके अलावा भारत के अंदर दो हेलीकॉप्टर सेवाएं भी थी, जिसमें से एक का नाम वायुदूत एयरलाइंस था। 1981 में बनाई थी इसको, और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर था। ये इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर था। इसका एम था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां कनेक्टिविटी देना। लेकिन 1993 में इसको इंडियन एयरलाइंस के अंदर मर्ज कर दिया गया था, और जैसा अभी हम जानते हैं इंडियन एयरलाइंस अब बिक चुकी है। दूसरी एक कंपनी पवन हंस थी, जो भारत सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी 1985 में। ये अभी भी चल रही है। इनके पास अभी लगभग 43 हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये कई सारी सेवाएं देते हैं, जिसमें समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में हो या कोई बहुत दूर दराज के क्षेत्र हो वहां जाना हो, चार्टर सर्विस देनी हो, कोई रेस्क्यू चलाना हो, या कोई सर्च जैसे खनिज वगैरह खोजना इस तरह का काम हो, कोई रेस्क्यू या आपदा का वर्क हो तो उसमें भी सेवाएं देते हैं। कोई वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन करना हो उसमें कॉर्पोरेट और स्पेशल चार्टर प्लान भी अगर चाहिए तो वो भी मुहैया कराते हैं। धार्मिक स्थलों पर इधर उधर जो लोग हैं उनको जाने आने जाने के लिए भी ये सपोर्ट करते थे। हेलीकॉप्टर सर्विस है जिसका नाम है पवन हंस, और ये अभी भी काम कर रही है, और ये काफी एम्बिशियस है, अभी भी इनका अपना विस्तार करने पर सोच रहे हैं। उन्होंने नई योजना बनाई है जिसके तहत 100 हेलीकॉप्टर अपने पास होने चाहिए, ऐसा लक्ष्य भी रखा है। ये कंपनी अभी भी काम कर रही है। तो ये सारा भारत में ओवरऑल वायु परिवहन का विकास था जो अब तक भारत में देखा है। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। विश्व की पहली वायु डाक सेवा किस देश से शुरू की गई थी? भारत में फादर ऑफ सिविल एविएशन किसे कहा जाता है? किस वर्ष टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था? जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में निर्माणाधीन है? राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? उड़ान परियोजना का पूरा नाम क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने हेतु एआई ने अप्रैल 2021 में कौन सी स्कीम शुरू की है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले किसी वीडियो में आपसे और मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।